मैत्रेयी पुष्पा हिंदी साहित्य जगत का एक जाना माना नाम। एक ऐसी अकेली प्रतिभा संपन्न लेखिका जिन्होंने गांव की साधारण औरतों को अपनी कथाओं की असाधारण नायिका बना दिया। मैत्रेयी पुष्पा जिन्हें अपने बेखौफ लेखन और बेबाक बयानी के लिए जाना जाता है। वे कहती भी हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं निशाने पर रहूं। मैं यहाँ ग्रामीण स्त्री का सच कहने आई हूँ, उस ग्रामीण स्त्री का सच जिसकी ओर अन्य महिला साहित्यकारों की नजर ही नहीं गई, निशाना साधे जाने से भी डरती नहीं। उनकी यही निर्भीकता उनके लेखन में भी दिखाई पड़ती है। लगभग एक दशक के लेखन काल में फैसला, गोमा हंसती है, रास, ललमनिया जैसी सशक्त कहानियों के साथ 3 कथा संग्रह और बेतवा बहती रहे, इदन मन, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, अगन पाखी, विजन जैसे अभिभूत कर देने वाले उपन्यासों का सृजन करके मैत्रेयी पुष्पा ने न केवल रचनाशीलता का परिचय दिया, बल्कि अपने उपन्यासों की नायिकाओं के माध्यम से पूरी पितृसत्ता को चुनौती दी। इन्होंने अपनी आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया में भी स्त्री विरोधी पारिवारिक और सामाजिक सत्ता को ललकारा। हालांकि इसके लिए उन्हें विवादों और आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मैत्रेयी पुष्पा की कलम इससे कभी विचलित नहीं हुई। साल 2015 से 18 के कार्यकाल में मैत्रेयी हिंदी अकादमी दिल्ली की उपाध्यक्ष भी रही। मैत्रेयी को उनके सशक्त लेखन के लिए सार्क लिटरेरी अवार्ड, सरोजिनी नायडू पुरस्कार, प्रेमचंद साहित्य सम्मान, कथाकरम सम्मान, शाश्वती सम्मान और महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित किया गया। नमस्कार, वुमेन टीवी इंडिया के सभी देखने वालों का साहित्य के रंग मीनाक्षी के संग कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम साहित्य से जुड़े उन चर्चित लेखक और लेखिकाओं को आपके समक्ष लेकर आते हैं जिन्होंने स्त्री विमर्श या उससे जुड़े मुद्दों को अपनी कलम से आवाज दी। और ऐसी ही एक सशक्त आवाज आज हमारे साथ है। हिंदी साहित्य की एक ऐसी साहित्यकार जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं, जो अपने निर्भीक लेखन और अपनी बेबाक बयानी के लिए जानी जाती है, जिन्होंने समाज के हाशिए पर धकेल दी गई ग्रामीण स्त्री को अपने साहित्य से एक पहचान दी, गांव की असाधारण औरतों को जिन्होंने अपनी कथाओं की असाधारण नायिका बना दिया। मैं बात कर रही हूँ मैत्रेयी पुष्पा की, जो आज हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ी है। मैत्रेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नमस्कार सबको पहुंचे। मैत्रेयी जी, दुनिया में अधिकतर लोग दूसरों का लिखा हुआ पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, दूसरे लेखकों को पढ़ते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लिखना चाहते हैं पर शायद कभी शब्द नहीं मिलते या पात्र खो जाते हैं, और कुछ को तो शायद ये एहसास ही नहीं होता कि उन्हें लिखना चाहिए या वो लिख सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि मैत्रेयी पुष्पा को कब इस रचनाशीलता का एहसास हुआ, कब उन्हें लगा कि उन्हें लिखना चाहिए, और इससे ज्यादा जरूरी हम ये जानना चाहेंगे कि उन्हें कब लगा कि उन्हें लिखना चाहिए और क्यों लिखना चाहिए। कवियों को सुना, गद्य में ध्यान बाद में गया। कवियों को सुना क्योंकि मैं झांसी में रहती थी और वहीं पढ़ती थी। वहीं मैथिली शरण गुप्त भी थे। यूं तो वृंदावन लाल वर्मा भी थे, लेकिन मैथिली शरण गुप्त की वजह से, उनके कारण झांसी में हमारे कॉलेज में, बुंदेलखंड कॉलेज में सारे कवि आया करते, बहुत सारे कवि आया करते, कवि सम्मेलन किया करते, तो मैं सुनती थी उनको। ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं लिखूं, मैं कभी लिखूंगी, पर मुझे उन्हें सुनना बहुत अच्छा लगता था। जाहिर है हर लड़की को तो नहीं लगता था, और उसका परिणाम ये हुआ कि जब कभी जैसे कॉलेज की छुट्टी कर दी जाती है कोई कारण से, तो और लड़के लड़कियां सिनेमा देखने, पिक्चर देखने चले जाते थे, तो मैं लाइब्रेरी में चली जाती थी और किताबें निकाल निकाल के पढ़ा करती थी। पढ़ने तक था तब तो मुझे, लिखने का तब नहीं सोचा था। एक बात कहूँ मीनाक्षी, कि मुझे चिट्ठियां लिखना अच्छा लगता था और मैं चिट्ठी लिखती भी थी और चिट्ठियां मुझे मिलती भी थी।
वो उम्र बहुत परिपक्व नहीं थी, किशोरावस्था थी। तभी मैं वो चिट्ठियों के रूप में कविताएं ये सब पढ़ने लगी, लिखने लगी, कुछ ऐसा था। मुझे नहीं पता था कि कभी मैं लिखूंगी। मैंने कॉलेज मैगजीन में भी लिखा, लेकिन कुछ ऐसे नहीं लिखा कि कभी इस लिखने का मुझे कोई आगे मेरा कोई स्कोप होगा, सोचा भी नहीं मैंने। और फिर शादी वादी हो गई, शादी के बाद बच्चे भी हो गए। उसके बाद मैं तुमको बताऊं कि शादी के 25 साल हो गए। उसके बाद मैं पढ़ती बराबर थी, मैगजीन पढ़ती थी मैं, और भी जैसे ज्यादा उपन्यास पढ़ने का मुझे ज्यादा शौक नहीं था, कविताएं पढ़ती थी ज्यादातर। तो कविताएं तो मैंने नहीं लिखी। कुछ मन हुआ कि मैं एक मेरे गांव में एक हमारी रिश्ते में ही थी एक स्त्री थी, मैं उन पर एक कहानी लिखूं कि स्त्री जो है वो थी ऐसी कि अच्छा करती थी किसी के साथ, किसी के दुख में दुखी होती थी, किसी को मदद की जरूरत होती थी तो दौड़ दौड़ के करती थी, लेकिन जिसकी भी करती थी उसके वहां घर में परिवार में कोई पुरुष है तो उनके चरित्र को लांछन लगाया जाता था उस पुरुष के साथ। तब मैं उतनी समझदार नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि ये क्या था। वो तो सबके साथ अच्छा ही करती थी, लेकिन ये क्या था कि उनसे सब उनकी बदनामी ही होती थी। तो फिर मैंने सबसे पहली कहानी मीनाक्षी उन्हीं पर लिखी, और उन पर जहर देने का इल्जाम था, हत्या का इल्जाम था, जो सारा गांव मानता था, मैं नहीं मानती थी। ये नहीं कि मैं उस उम्र में नहीं मानती थी, जब मैं थोड़ी परिपक्व हो गई, मैं छोटेपन से ही नहीं मानती थी जब उन पर इल्जाम लगे। मेरा मन नहीं कहता था कि उन्होंने ऐसा किया होगा, क्योंकि उनकी प्रकृति ऐसी थी ही नहीं। जब तक उनके साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ होगा, उन्होंने कदम नहीं उठाए होंगे हिंसा के। मैं नहीं मानी थी, तो मैंने पहली कहानी वही लिखी, और जब वो कहानी लिख ली तो मुझे लगा, और वो कहानी साप्ताहिक हिंदुस्तान में छप गई। मैंने वहां भेजी, डरते डरते भेजी, संकोच के साथ भेजी, लेकिन वो छप गई। तब मुझे लगा कि हाँ, अगर मैं ये बात कहूं कि क्या होता है और क्या हो जाता है, अगर मैं इसको व्याख्यायित करूं, इसको सामने रखूं, जनता के सामने रखूं, तो शायद ये कहानी नहीं, एक स्त्री की जो त्रासदी है उसकी एक क्या कहते हैं शिनाख्त बनेगी। ठीक है, तो वो कहानी छप गई। जब वो कहानी छपी थी मीनाक्षी, तो उसमें वो जो स्त्री का चित्र बना था, पूरे पेज पे साप्ताहिक हिंदुस्तान में बनता था, मैंने उसे छू छू के देखा। मैं इतनी उससे जुड़ गई, उस स्त्री से और कहानी से। तो ये था मैंने ऐसे ही मुझे याद आया कि नहीं, ये सब मैं लिख तो सकती हूँ, मैं रोक तो नहीं सकी। मेरी उम्र भी तब छोटी थी, मैं नहीं रोक सकी, गांव भर को मैं कैसे रोकती। लेकिन मैं कहानी में ये बता सकती हूँ कि नहीं, वो दोषी नहीं थी, आप लोगों ने उन्हें अपराधिनी बना दिया जी। तो पहला मुझे ये था अनुभव। आपने अपने विवाह के 25 वर्षों बाद लिखना शुरू किया, यानी बहुत देरी से। हालांकि दुनिया में और भी ऐसे लेखक और लेखिकाएं हुई जिन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में लिखना शुरू किया और आप ही की तरह खूब नाम कमाया, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि 3 बच्चों की माँ का उत्तरदायित्व, फिर पत्नी का रोल और एक घर की जिम्मेदारी, इन सब के बीच आप लिखना कैसे मैनेज कर पाई? आपने ये सारा प्रबंधन कैसे किया? क्योंकि ये एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसकी फॉर्मल ट्रेनिंग हम लोगों को नहीं दी जाती। तो आपने इतनी सारी व्यवस्थाओं के बीच लिखना कैसे मैनेज किया, हम ये जानना चाहेंगे। प्रबंधन कैसे हुआ? देखो मीनाक्षी, ये जो है प्रबंधन नहीं हुआ करता। कलाओं के लिए लिखना हो, या हम पेंटिंग करते हैं, हम संगीत सीखते हैं, हम कुछ भी, वो एक अंदर से आवाज आती है, या अंदर से हाँ हम ये कर सकते हैं। उसके लिए
प्रबंधन की जरूरत नहीं पड़ती। जो स्थितियां आगे होती हैं, जो हमें रुकावट डालती हैं, हमारे लिए कर सकती हैं रुकावट, हमें रोक सकती हैं, वो जो हमारे अंदर से एक, क्या कहूँ, एक जोश होता है और चेतना भी होती है साथ साथ, वो उन बंधनों को अलग अलग करती जाती है, उन बंधनों से आगे बढ़ती जाती है। मैं ये नहीं कह रही, बहुत सी स्त्रियां कहती हैं कि हमें लड़ाई लड़नी पड़ी, हमें ये है। मेरे घर में भी विरोध था लेखन का, ऐसा नहीं है मैं बहुत आराम से निकल गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। पति जी जी की पत्नी थी, माँ ने तो कभी रोक किसी चीज पे लगाई नहीं, वो दूसरे स्वभाव की थी बहुत, जिसे आप आज कहेंगी बहुत जागरूक और वो। लेकिन पति तो पति होते जी हैं, तो भाई उनको भी अपना अधिकार चाहिए, उनके कहने के अनुसार पत्नी को चलना चाहिए, ऐसा वो मानते थे। वो कोई साहित्यकार तो थे नहीं, हाँ, वो तो ये मेडिसिन से जुड़े हुए थे, तो ठीक है, जो सांसारिक हमारा बनाया गया है संबंध, वो वही जीना चाहते थे। अब लिखने के लिए तो थोड़ा इससे गृहस्थ से थोड़ा जी वो चाहिए ना, छुट्टी भी चाहिए। लेकिन मैं जो हूँ, मैं तब लिखती थी कि अगर कलह करूंगी तो समय नष्ट होगा, और समय मेरे पास है नहीं। ऑलरेडी मेरे 25 साल निकल चुके हैं शादी के बाद। निकल गए तो जी मैंने ये वैसे एक बात कहूँ मीनाक्षी, जी सुनीता भी सुन लें, कि जी कलह करना मेरा स्वभाव नहीं है या मेरे बस का नहीं है, ये मान लीजिए। तो मैं घर में लड़ाई वड़ाई मैंने तो नहीं की, और उनको ही छोड़ दिया, तुम्हें जितना लड़ना हो लड़ लो, मैं तो कुछ कहूंगी नहीं। आप इसको ये कह सकती हैं, हमारी स्त्री विमर्श वाली स्त्रियां ये भी कह सकती हैं कि दब रही थी, जवाब नहीं दे रही थी। कई बार दिया भी जवाब, कड़ा भी दिया, लेकिन ज्यादातर नहीं दिया, चुप ही हो गई, क्योंकि मैं अगर इसको बढ़ाऊंगी तो नुकसान होगा, मैं नहीं लिख पाऊंगी। जी वो भी मेरा एक लक्ष्य था लिखना, तो उसके लिए मुझे ही संयम भी रखना था, ठीक है। ऐसे करके मैं लिखती गई, और मैं अपना थोड़ा वो बता दूं 2 सेंटेंस में, टाइम टेबल, तो वो चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे। स्कूल के आदर तो बड़े बड़े हो गए थे, वो एमबीबीएस में पढ़ रही थी लड़की, एक लड़की की तो शादी भी हो चुकी थी तो जब जब कोई नहीं होता था घर में, तो मैं लिखती थी। फिर लंच टाइम हो जाता था, मैं जल्दी से फ्रिज को खोल के देखती थी इसमें क्या क्या सब्जी है, क्या बनना है, क्या है, तो फिर देखती थी। फिर मैं जो किचन का थोड़ा प्रबंध कर देती थी, आके खाना ना हो जाता था, फिर वो आराम करते थे। मुझे दिन में सोने की आदत है नहीं, कभी नहीं थी, और जी अब शायद थोड़ी बहुत एक झपकी ले लेती हूँ, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं दिन में नहीं सोती। तो मैं फिर लिखने लग जाती थी। मीनाक्षी, मैंने जो जी उपन्यास लिखे हैं, तुमने भी देखे होंगे, सुनीता ने भी देखे होंगे, मैंने दिन में 10-10 घंटे बैठ के लिखा है। और उनके मैंने कोई 400 पेज का है, कोई 300 पेज का है, कोई, उनके मैंने 6-6 और 7-7 ड्राफ्ट किए हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि ये सही हो गया। एक राजेंद्र यादव थे, तो उनको हम दिखाते थे, वो हमारे गाइड थे इस मामले में। भाई उनको कहानी न वो कहानी के पुरोधा मैं मानती थी कि वो अपना जो भी लिखा हो ठीक है, लेकिन वो किसी को भी विद्यार्थी की तरह सिखा सकते थे, मुझे ऐसा लगा। और लोगों को तो बहुत बहुत चीजें लगी मीनाक्षी, जी सुनीता भी जानती हैं कि क्या क्या चीजें मेरी और राजेंद्र यादव के बीच में लगी, लेकिन वो एक शिक्षक थे मेरी कहानी के, और मैं उनकी विद्यार्थी थी। तो फिर मैं दिखाती थी उनको, ड्राफ्ट लिख के दिखाती थी, पांडुलिपि दिखाती थी, उन्होंने मेरी पांडुलिपियां लगभग सारी पढ़ी हैं, और जब जी वो ओके करते थे तो मैं उसको छपने देती थी। इस चक्कर में मैंने 500-500 पेज के 6-6 7-7 ड्राफ्ट किए। वो भी ताज्जुब करते थे, तुम शुरू से लिखने बैठ जाती हो उसको, उपन्यास को। मैंने कहा हाँ, फिर पैबंद लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पात्र गड़बड़ करते हैं।
हमने कहीं पात्र को काम उसका बदल दिया तो आगे चल के फिर वो हमारी बात कितनी मानेगा कितनी नहीं मानेगा, जब हम लिखने पे आएंगे हमारी कलम की बात मानेगा या नहीं। इसलिए मैं शुरू से ही लिखना शुरू करती थी। इस तरह से वो लिखे गए। और मुझे नहीं पता था कि आप लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं मालूम था कोई पढ़ेगा इनको। लेकिन राजेंद्र जी मुझसे कहते थे कि जब ईंधन नमक की पांडुलिपि मैंने उन्हें दी, 500 पेज थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि चश्मा तो मेरा बदल जाएगा, वो तुम बदलवा देना, तुम्हारे घर में डॉक्टर हैं, बाकी तो मैं पढ़ दूंगा। तो मैंने कहा ये कूड़ा कबाड़ा है राजेंद्र जी, मैंने जाने क्या क्या लिख दिया है, बताइए ना कि कुछ है इसमें। तो उन्होंने कहा बहुत कुछ है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। तो फिर मैंने उस पे वही 6-7 ड्राफ्ट कर डाले और वो पूरा मुकम्मल बना या नहीं बना लेकिन छपने दे दिया और आ भी गया। इस तरह से मेरे जो उपन्यास हैं वो उस तरह से। मैत्री जी, आपकी इस बात को सुनकर मुझे लगता है कि हम गृहिणियां जो अक्सर बहाना बनाती हैं कि हम पढ़ नहीं सकते या कब पढ़ें या कब पेंटिंग करें या कब अपने शौक के लिए समय निकालें क्योंकि घर से फुर्सत नहीं मिलती है, तो आपकी ये बात निस्संदेह हम बहानेबाज गृहिणी और कामकाजी महिलाओं के लिए प्रेरणा है कि अगर हम चाहें तो अपने शौक और अपनी चीजों के लिए समय भी निकाल सकते हैं। और अभी आपने कहा कि एक ड्राफ्ट को आप 5-5, 6-6 बार लिखती थी। 500 पेज का ड्राफ्ट 6-6 बार हाथ से लिखना, क्या ये बहुत उबाऊ और फ्रस्ट्रेट कर देने जैसा नहीं था? एक ही 500 पेज 6-6 बार लिखना, ये कैसे कर पाई आप? हाथ से लिखने का था तब, और मैं अभी भी टाइप बहुत कम करती हूँ, छोटा ही करती हूँ टाइप। अगर मुझे उपन्यास लिखना होता है आज भी मैं हाथ से लिखती हूँ, क्योंकि मेरी कलम जो है जब मेरे मन से जुड़ती है तो उसी तरह चलती है। टाइप में वो नहीं हो पाता है मुझसे। लोगों से होता होगा, करते भी हैं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है। मैं जो हाथ से ही आज भी लिखती हूँ। आपने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री ली। आपने ये डिग्री किस साल में हासिल की? ये कोई याद करने वाली बात नहीं है, ये तो याद ही रहता है कि हमने कब में किया था, कब ये किया था। मेरे ख्याल में मैंने 64 में किया था। मेरी शादी हो चुकी थी। मेरी शादी हो चुकी थी और मैं बीच में हो गई शादी। फिर मैं जो हूँ चली गई, अपने यहाँ चली गई। और मुझे उस वक्त तो अभी एक इंटरेस्टिंग बात सुन लो, उस वक्त तो अपने हस्बैंड इतने अच्छे लगे थे तो मैंने कहा मैं नहीं जाती मैं लौट के नहीं जाती अपनी माँ के घर तो कहने लगे इम्तिहान तो दे आओ तब आ जाना। तो मुझे इतना अच्छा लगा था वहाँ पे सब, क्योंकि मेरा जीवन बड़ा बीहड़ था वहाँ पे जहाँ मैं पढ़ रही थी, बहुत बीहड़ था। कुछ कोई साधन नहीं था, न रहने का, न खाने का, न कोई चीज का नहीं, न कोई मेरे संरक्षक था। मैं अकेली थी। मैं बता दूं कि मैं अकेली हूँ ना, मेरा भाई बहन भी नहीं है कोई, है ना, मेरे पिता थे नहीं, मैंने देखे भी नहीं है। तो ये था, तो वहाँ आके मुझे बड़ा अच्छा लगा। और फिर मैं चली गई, तो फिर मैं एमए करके तब आई बाद में आई। तो वो 64 का समय था। 1965 ये वो काल था जब स्त्री शिक्षा को लेकर समाज में ना कोई उत्साह था और ना ही बहुत जागरूकता। तो ऐसे में कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक की यात्रा दुरूह रही होगी आपके लिए। मैत्री जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके अनुभव कैसे रहे। अगर आपको कॉलेज का अपना पहला दिन याद हो या यूनिवर्सिटी का, आपके सहपाठियों का व्यवहार कैसा था, कॉलेज का माहौल कैसा था, यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा था, हम वो सब जानना चाहेंगे। हाँ, पहले तो हम छोटे स्कूल से आए थे, जो इंटर कॉलेज होता है ना, उससे आए थे 12th करके। मौठ एक कस्बा है जिला झांसी में, तहसील
तहसील लेवल का, जी। हम वहाँ से आए थे। तो मैं और मेरी माँ जो है, मैं माँ को माताजी कहती थी, तो मेरी माँ और मैं बुंदेलखंड कॉलेज के आसपास घूमे, इसका गेट कहाँ है, वो ही नहीं मिल रहा था, हमें तो गेट ही नहीं मिल रहा था। कहाँ से इसमें घुसें, कहाँ कौन बताएगा हमें? तो फिर हमने पूछ-पूछ के वो गेट ढूँढ लिया, फिर उसमें हम गए। लेकिन एक मैं बताऊँ मीनाक्षी, एक मेरे अंदर एक क्या कहना है, स्वाभिमान की भावना, एक गौरव की भावना, एक, अगर मैं तुम विनम्रता से मानो तो एक गर्व की भावना थी कि मैं बीए में पढ़ने आई हूँ यहाँ पर, मैं बीए में पढ़ूँगी यहाँ पर, ये तो था। और मेरी माताजी को तो बहुत जी। ही था कि मेरी बेटी जो है बीए में पढ़ेगी अब। बहुत तो जी। ये था। लड़कियाँ पढ़ती थीं, लड़कियाँ थोड़ी-सी थीं, आती भी थीं, लेकिन बड़े-बड़े लोगों की आती थीं, जो तांगे में बैठ के आती थीं और तांगे में बैठ के जाती थीं। घर से तांगे में आती थी, कॉलेज पे उतार दी जाती थी, कॉलेज से तांगे में जाती थी, घर पे हुँ, उतार दी जाती थी। एक मैं थी, जो पैदल जाती थी, पैदल आती थी, जिसके साथ कोई नहीं होता था। लड़कों का कॉलेज है तो क्या हुआ, मुझे आदत पड़ी हुई थी, मैं हमेशा लड़कों में पढ़ी हूँ। लड़कियों का साथ मुझे नहीं मिला, तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो वो लड़कियाँ बहुत ताज्जुब करती थी जब मैं लड़कों से बात करती थी। कहते ये आवारा लड़की कहाँ से आ गई है? ये लड़कों से बात करती है, लड़कों के साथ जाती है, उनकी साइकिल पे बैठ जाती है। मैं कहती थी अरे मुझे भी बिठा लो, मुझे भी बिठा लो, कॉलेज तक पहुँचा दो, लड़कों से कहती थी। तो मेरे घर से ब मेरे घर से कोई बंधन नहीं था। तो जो मेरे साथ मॉड से पढ़ के आए थे, इंटर में पढ़ के आए थे, तो वो बीए में भी आए, तो जाते थे साइकिल जी। से, तो मैं कहती मुझे रास्ते में मिलते थे, अरे मुझे बिठा ले, मैं भाग के उसी कैरियर पे बैठ जाती थी। तो वो तांगे वाली लड़कियाँ मुझे बड़ी गिरी हुई नज़र से देखती थी। अभी भी किसी ने पूछा कि आप भी झांसी की हैं? क्योंकि मेरी जो क्लासमेट थी उससे पूछा, आप भी झांसी की हैं? और मैत्रेयी पुष्पा हैं यहाँ जो लिखती हैं, वो भी झांसी की हैं। पढ़ी हैं, आप भी वहीं पढ़ी होंगी और वो भी वहीं पढ़ी हैं। तो उसने कहा कि हाँ, हाँ, जानती हूँ। अरे वो तो बहुत आवारा थी। ये था मेरे लिए वहाँ पे। ये था वहाँ पे मेरे लिए। तो ये जो सुनीता कह रही है, ठीक कह रही हैं कि लिखना हुआ तो यही सब क्या कहते हैं, घेरा गया। पढ़ रहे थे तो भी के आग का कांटा थे और घेरा गया कि कुछ भी करें हम साधनहीन थे। हम किसी के साथ आए जाएँ, तो मेरे लिए तो लड़की-लड़के का कोई फ़र्क ही नहीं था। लेकिन समाज में होता है, फ़र्क होता है। मेरे लिए फ़र्क नहीं था, ना मेरी माँ के लिए फ़र्क था। तो ये हमारा तुम जो अनुभव पूछ रही हो बुंदेलखंड कॉलेज का अनुभव। मैत्रेयी जी, विवाह समाज की एक स्वीकृत और कानून सम्मत संस्था है जो स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर के अधिकार देती है और अधिकारों को कानूनी संरक्षण भी देती है। लेकिन यदि हम आपके उपन्यासों पर आधारित चरित्रों की बात करें या आपके उपन्यासों की बात करें, जैसे उसमें चाक कहिए, ईदन मम, या आपकी आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसे को ही ले लीजिए, तो इन कथाओं को पढ़कर ये लगता है कि विवाह स्त्री के पैरों में पड़ी वो बेड़ी है जो ना उसे खड़ा होने देगी और ना ही आगे बढ़ने। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या इस विवाह की बेड़ी से मुक्ति से ही स्त्री मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होगा? क्या ये संस्था स्त्री प्रगति की राह में एक बंधन है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संभव है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं क्या समय है कि कहा। भी अब नहीं, मैंने ऐसा तो हाँ, नहीं ये कहा। आपसे हमारा हाँ, सवाल है हाँ। कि हाँ, मेरा मानना ये है कि जब समान अधिकार जी। की बात होती है, तो विवाह संस्था तो जो भी कुछ कहती रही है, वो जो वचन भरवाए जाते हैं, हर चाहे किसी भी वर्ण में हो, किसी भी समाज में हो, एक शादी के एक वचन है जो चाहे उर्दू में भरवाए जाए, चाहे हिंदी में भरवाए जाए, चाहे संस्कृत में भरवाए जाए, लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ चलने के लिए वो भरवाए जाते हैं। अब उसका क्या होता है कि जो मजबूत होता है,
है ना। जो मजबूत होता है वो अपना पल्ला भारी कर लेता है। और जो हमारे यहाँ ये रस्म बनाई है कि जो लड़की है वो लड़के के घर जाएगी ब्याह के, चाहे दूसरे घर में थोड़ी झिझक भी होती है, थोड़ी जी दिक्कत भी होती है, तो उस दिक्कत को कहना भी नहीं है, ये ऐसा ऐसा जी माना गया होती है। जी और फिर हमारे यहाँ जो मनुस्मृति ने स्त्री के लिए जो नियम बना दिए, ज़्यादातर वो चल निकला। विवाह की जो बराबरी की बात है वो कहीं गुम हो गई। और उसके बाद अगर हम और जी आए तो संविधान में बराबर का अधिकार मिला है। तो मेरा कहना ये है कि विवाह संस्था भी है तो वो बराबर के अधिकारों को फॉलो करके चले, मतलब उसको अपनाए तो ज्यादा अच्छा है। तभी हम बराबरी से चलेंगे। हैं? एक आज्ञा देगा दूसरी आज्ञा मानेगी, ये चलन नहीं होना चाहिए। हाँ, सलाह दे सकता है, मानेगी सलाह दे सकती है। वैसे तो हमारे उसमें भी कहा गया है जो धर्म ग्रंथ हैं कि पत्नी जो है मंत्री सी होती है सलाह देने में। लेकिन कई बार कह दिया जाता है तुम में क्या अकल है, चुप रहो, चुप रहो। हैं? तो वही चुप रहो, गार्गी, चुप रहो, मैत्रेयी, ये कहा गया ना हमारे यहाँ। तो ये चुप रहो वाली बात चलती नहीं है। चाहे विवाह हो, चाहे ना हो, समाज में हो, वैवाहिक स्तर पर हो, कहीं भी हो। मेरा कहना यही है, चाहे वो आत्मकथा हो या उपन्यास हो, कि बराबरी का दर्जा होना चाहिए, उसे भी कुछ कहने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन मैं ये फिर कहूँगी कि कहने का अधिकार भी एक सीमा होती है। हम अपने को कितना अनुशासित कर सकते हैं, तब हमें कहने का अधिकार है। हम बेवजह ही कुछ नहीं चिल्ला सकते। और एक और बात है मीनाक्षी, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ, कोई बात चिल्ला के कही जाए क्योंकि वो समझ में नहीं आती, वो चीख कभी समझ में नहीं आती, है ना। जब हम समझा के कहेंगे तो समझ में आएगा। मैंने देखा है, स्त्रियों को देखा है, पति पत्नियों को देखा है कि वो किसी दूसरे के सामने इतने एक दूसरे को झिड़क देते हैं। पत्नी पति को कुछ भी कह देती है तो पति को बेइज्जती लगती है, या पति कह देता है तो पति को ऐसा क्यों? हमारा एक जो रिश्ता है वो बड़ा बड़ा व्यक्तिगत रिश्ता है। तो जो हमें शिकवे शिकायतें वो भी कमरे में करने चाहिए। जैसे सारे और संबंध कमरे में हैं तो ये भी होना चाहिए। तो फिर ये जो एक दूसरे से झगड़ने की कम कम वो आती है। और एक और बात इसमें जोड़ देती हूँ जो मैं सोचती हूँ, जब तक बहुत सीमा पार ना हो जाए, सीमा क्रॉस ना हो जाए, है ना, तब तक समझा के ही बदलाव लाया जा सकता है। हाँ, कई बार मुझसे ये भी कहते हैं लोग कि भाई कैसे कैसे हो ही नहीं रहा कुछ भी, मतलब परेशानी इतनी ज्यादा हो रही है, यंत्रणा इतनी है, यातना इतनी, तो फिर वारा न्यारा करना ही पड़ता है। लेकिन जब तक है हम करना ही पड़ता है बजाय टूटन के बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, बहुत ही चर्चित कहानी है फैसला, जिस पर एक टेलीफिल्म भी बनी थी, वसुमती की चिट्ठी। मैं अपने दर्शकों को उस कहानी का एक छोटा सा ब्रीफ बताना चाहूंगी। ये कहानी वसुमती की है जिसका पति सरपंच है, जो अब ब्लॉक प्रधान बनने की तैयारी में है। ब्लॉक प्रधान बनने के लिए सरपंच का वोट चाहिए होता है। तो वसुमती का पति अपनी जगह वसुमती को सरपंच के पद पर चयनित करा देता है। और ये एक ऐसी बात है जो हम में से, आप में से किसी के लिए भी नहीं है। हमने अक्सर ऐसा होता देखा है जब स्त्रियां अपने पति की जगह डमी सरपंच का काम करती हैं। खैर, वसुमती सरपंच की पद पर चयनित हो जाती हैं और पति ब्लॉक प्रधान का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। पुरुष जवाबदार है, उसका उस इलाके में दबदबा है और उसके ब्लॉक प्रधान बनने में कोई शंका किसी को भी नहीं, वसुमती को भी नहीं। लेकिन जिस दिन चुनाव होता है उस दिन वसुमती अपना वोट अपने पति के पक्ष में नहीं डालती और पति इसी एक वोट के अंतर से हार जाता है। ये बात पाठकों को बहुत रोमांचक
कर देने वाली लगी थी कि पति उसी एक वोट के अंतर से हार गया। मैत्रेयी जी, आपने वसुमती को रचा है। हम ये जानना चाहते हैं कि जब वसुमती ने वो फैसला लिया होगा वोट को अपने पति के पक्ष में ना डालने का या पति के विरोध में डालने का, उस समय वसुमती के दिमाग में क्या चल रहा था? वसुमती उस समय क्या सोच रही होगी जब उसने वो निर्णय, वो फैसला लिया? हाँ, वो एक वोट से हार जाता है। मुझसे कई लोगों ने सवाल किया कि जानबूझ के एक वोट से हराया है आपने, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही वोट से हार जाए। उसी साल की बात है कि हमारी एक पार्टी एक वोट से ही हार गई थी और सरकार गिर गई थी। बसुमती नहीं जानती थी कि वो हार जाएगा, और जब सुना तो उसे विश्वास भी नहीं हुआ कि वो हार गया। तब वो कहती है कि मैं इनकी पत्नी हूँ, और मुझे पंडित ने जो विवाह की बात की, मीनाक्षी ने, मुझे पंडित ने 7 वचन दे के विदा किया था इनके साथ, अनुगामिनी बनाया था, इनकी सहगामिनी बनाया था, माता पिता ने कन्यादान लेके मुझे भेजा था। लेकिन मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया? वो अपने टीचर को चिट्ठी लिख रही होती है, उसमें ये सब बात कह रही होती है कि मैंने ये क्या किया, मैं क्या करती माँ साहब। मैं अपने अंदर की, उसकी एक सहेली होती है जो उसे बराबर बताती रहती है कि तू गलत कर रही है, तुझे पंचायत में न्याय करना है, अन्याय मत कर देना। मैं क्या करूं? जो मेरी सखी है ईश्वरिया, या वो मेरी चेतना है, मैं उसको नहीं मार पाई। वो अंत में यही कहती है कि मैं अपनी चेतना को नहीं मार पाई, चाहे वो मुझे किसी तरह पत्नी बना के भेजा था, बड़े मांगल्यों के साथ भेजा था, वो अलग बात है, लेकिन मैं क्या करती। तो मैंने वोट दे दिया, उसके खिलाफ वोट दिया पति के। तो ये बात है कि वो देना चाहती थी कि नहीं देना चाहती थी, लेकिन हमारे अंदर, हम स्त्रियों के अंदर, सभी के अंदर एक चेतना होती है जिसको हम जिया करते हैं। अगर हम आपके उपन्यासों पर थोड़ी और बात करें तो इदनमम की मंदा हो, चाक की सारंग, अलमा कबूतरी की अलमा या कस्तूरी कुंडल बसे की कस्तूरी, आपकी कथा की नायिकाएं अपनी कहानियों में समाज में अन्याय और अपमान के खिलाफ निरंतर जूझती दिखाई पड़ती हैं। हालांकि आपने जो लिखा, जो कथानक आपने रचे, वो हमारे समाज में आसपास भी बिखरे पड़े हैं। मैत्रेयी जी, आपने उन कथानकों को, उन कहानियों को, उन स्त्री के संघर्षों को अपनी कहानियों के द्वारा हम सबके सामने ला खड़ा किया। सवाल ये है कि साहित्य स्त्री को न्याय और अधिकार दिलाने में कितना सक्षम हो पाया है? अब ये तो पढ़ने वालों के ऊपर है, लेकिन अब जैसे फैसला कहानी का जिक्र किया था, तो कई स्त्रियों के मन में ये आया कि अगर अन्याय होता है तो हमें इसके खिलाफ कुछ करना तो चाहिए, कुछ बोलना तो चाहिए। जो हमारी अंतरात्मा बोलती है उसकी आवाज तो सुननी चाहिए। होता क्या है मीनाक्षी, होता क्या है कि हमारा पति, हमारा पुत्र, हमारा भाई, हमारा पिता चाहे जितना गलत करके आए, हम उसी का पक्ष लेते हैं। देखा भी होगा कि बलात्कार, हत्या जो भी होती है, हाँ, लेकिन अगर वो अगर हमारा भाई करता है, हमारा पुत्र करता है, हमारा पति करता है, तो उसको अगर अदालत में खड़ा किया जाता है तो हम उसी के पक्ष में बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते उसके विपक्ष में बसुमती की तरह? क्यों नहीं बोलते उसके विरोध में बसुमती की तरह? क्यों नहीं खड़े होते सारंग की तरह कि मेरा पति जो है, सारंग की तरह कि मेरा पति जो है उन्होंने लालच में दे दिया है, वो गलत काम कर रहा है और करेगा, तो मैं खड़ी होती हूँ, मैं अपने गांव को न्याय दिलाऊंगी, मैं अपने गांव में शिक्षा की रक्षा करूंगी, मैं अपने गांव की संस्कृति की रक्षा करूंगी, मैं ये वचन देती हूँ। वो खड़ी हो जाती है। तो ये चाहे मंदा हो, मंदा का भी यही है कि जब आती है, लौटती है और लगता है कि प्रेमी पीछे ही आ रहा है,
बस में से उतरती है, लगता है कि किसी की पदचाप सुनाई दे रही है प्रेमी पीछे, तो सोचते हैं कि नहीं, अब मेरा रास्ता ये नहीं है, मेरा रास्ता गांव को जाता है, जहाँ पुलिस बैठी है, जहाँ मेरे गांव वालों को घेर लिया है, मुझे वहां जाना है। तो ये मेरे कहने का मतलब है, ये लक्ष्य चुनना है। तुम कह रही हो कितना असर पड़ा कि नहीं, थोड़ा ही पड़ा हो, किसी ने पढ़ा हो और सोचा समझा हो, यही काफी है, यही काफी है। मैं सोचती हूँ कि लोग तो नहीं तो पढ़ते ही नहीं है, या लोग तो उसको फॉलो तो तब करेंगे, लेकिन कहीं कुछ थोड़ा भी बदले, थोड़ा भी बदले, या स्त्रियां पढ़ें, इन चीजों को स्त्रियां पढ़ें। वो लोग तो, आप लोग शहर में है पढ़ लेंगे, गांव में स्त्री पढ़ती है कि नहीं ये भी तो मुझसे पूछो। मुझे एक फोन आया तो आवाज आई, मैं पहचान गई, गांव से एक भाभी है, वो बोल रही है। तो मैंने कहा अरे फोन कैसे किया भाभी? कि हाँ पहचान गई, हम रामकली बोल रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। हाँ क्या है? मैंने कहा बहुत अच्छा लगा मुझे, तो तुमने फोन किया। अच्छा, वहीं की भाषा में बताऊं तो उन्होंने कहा कि हमने इसलिए किया फोन कि हम अलमा कबूतरी पढ़ रहे थे। तो जब मेरे गांव की औरतें, मेरे आसपास गांव की औरतें अलमा कबूतरी पढ़ने लगी, तो मुझे लगा कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। एक और बात इसी में जोड़ती हूँ, एक पुलिस के बड़े अफसर ने मुझे बुलाया, एक बहुत बड़ी पुलिस की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो मुझे बुलाया, तो मैंने सोचा मुझे क्यों बुला रहे हैं, कुछ मेरे से गलती हो गई क्या? तो मैं गई वहां पे, तो जो उनके बड़े अफसर बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा आज मैत्रेयी पुष्पा हमारे बीच आई हैं, हम इन्हें सन 2000 से ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा 2000 से, सन 2000 से ढूंढ रहे हैं मुझे? तो उन्होंने कहा कि हमने इनका एक उपन्यास पढ़ा था, अलमा कबूतरी, तो हम पुलिस वालों ने, और एक ने नहीं, मैंने कईयों को पढ़वाया, सबको बुला बुला के, अपने साथियों को, और तब हमने सोचा, हमने संकल्प लिया कि जो कबूतरा है, जिनको हम मारते हैं, पीटते हैं, जेल में डाल देते हैं, और हमें पता है कि हम अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि जुर्म तो किसी और ने किया है, उसके नाम पे हम कबूतरा को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। हम वो नहीं करेंगे। हम कबूतराओं को इतना ऐसे जिस तरह के जुर्म ढाते वो कभी नहीं करेंगे, संकल्प लेते हैं हम। उन्होंने स्टेज से बात कही थी, तो मैंने सोचा चलो एक स्टेज से सही, ये तो हुआ। तो मीनाक्षी यही है, जो बदलाव होता है बहुत धीमे होता है, एकदम नहीं होता, और एकदम की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए जी। मैत्री जी, थोड़ा नए लेखकों के बारे में बात करते हैं। आज भी बड़े पैमाने पर नवलेखन हो रहा है, नई लेखिकाएं, लेखक उभर कर आ रहे हैं, नई हिंदी की एक अलग ही बयार चल निकली है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय में, आज के समय में लेखन और सृजन से जुड़ी कठिनाइयों को लेकर आपका क्या कहना है? नए लेखकों के लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के समय में सृजन को लेकर कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। सृजन की कठिनाइयां उनके सामने है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो बहुत अच्छे से आराम से लिखते हैं या लिखती हैं, और उन्हें बीहड़ों में भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे भारतवर्ष हमारे महानगरों में और नगरों में ही बस रहा हो, ऐसा है। तो यहाँ क्या दिक्कत है? सब सुविधाएं हैं। तो मैंने एक जगह कहा था, जब ये सवाल जो तुम कर रही हो वहां भी उठा था, तो मैंने कहा हम लेखक सुविधा भोगी हो गए हैं। हमको पानी चाहिए, बिजली चाहिए, एसी चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, तब हमारी लिखावट होती है। लेकिन जब हम इनको छोड़ के चलते हैं, है ना, बाबा नागार्जुन ने अपना नाम यात्री रख लिया था, तो लेखक के लिए तो यात्राएं और खानाबदोशी जैसा हो जाना बहुत जरूरी है। मैं कैसे लिखती अगर मैं कबूतराओं में नहीं रहती? तो अलमा कबूतरी नहीं लिख सकती थी, सवाल ही नहीं गई। तो मैं तो सालों वहीं पड़ी रही है। घर वालों को डर के मारे नहीं बताया, कहेंगे कहाँ कबूतराओं में चली गई है, वो जन्मजात अपराधी है। उनको जन्मजात अपराधी माना गया है, जो गवर्नमेंट ने, जो अंग्रेजों ने उनके माथे पे चस्पा कर दिया था, क्रिमिनल ट्राइब जिसे कहते हैं, कि वो जुर्म करें ना करें, वो अपराध करें ना करें, लेकिन उनका बच्चा आज जन्मा है, वो भी जन्मजात अपराधी ही माना जाएगा। ये है
तो जो स्टिग्मा लगा हुआ है ना उनके उस पर, तो उसको पकड़ने तो वहीं जाना पड़ेगा ना। दिल्ली में बैठ के जी तो मुश्किल है, हैं? अपने घरों में बैठ के तो मुश्किल है। तो जी थोड़ा-सा मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लेखक सुविधा भोगी हो गए हैं। हम सुविधाएँ नहीं छोड़ना चाहते। कहीं भी जाएँगे तो वहाँ भी यही देखते हैं कि क्या बिजली पानी का क्या है, एसी का क्या है, क्या है? ये नहीं चलता, ये तो वन जंगलों में घूमना ही पड़ेगा। और जो हमारा देश है, वो एक कोने से दूसरे कोने तक खाली शहर नहीं है, वहाँ गाँव और जंगल ही ज़्यादा है। तो उनकी खबर कौन लेगा? लेखक नहीं लेगा, जी मेरा कहना। तो इसलिए जो अब की बात पूछ रही हो ना, तो जी ठीक है, मैं कभी पढ़ भी लेती हूँ। ठीक है, वो लिख रहे हैं या लिख रही हैं तो अच्छी बात है, लिख तो रहे हैं, कलम तो चल रही है उनकी, टाइप चल तो रही चल रहा है, टाइप चल रहा है जी। अ, है। माना ये जाए कि कहानियां जंगलों और बीहड़ों में बिखरी हुई हैं, बस वहां जाकर कोई खोजने वाला चाहिए, कोई यात्री चाहिए, कोई खाना बदोश जो उन कहानियों को वहां से ढूंढ कर हम तक ले आए। मैथिली नहीं, जी 2015 जी एक बात इसी में जोड़ती हूँ, खोज के जी नहीं ले आए, ये सामने रखे कि ये भी हमारे देश के नागरिक हैं। संविधान ने इनको भी इतना ही हक दिया है। नागरिक ये हैं। वोट देते हैं, लेकिन ये किस हालत में है? हम लिखेंगे तो लोगों के सामने जाएगा। जैसे मैंने अभी पुलिस अफसर की बात कही तुमसे, है ना? और जी शायद सुनीता ने मुझे कहा कि मैंने फाइटर की डायरी पढ़ी है। जब पुलिस वाली लड़कियों की बात कही मैंने वहाँ पे, तब तो आप लोगों के सामने आया। जब हम वहाँ ऐसी स्थितियों का वो लिखेंगे ही नहीं उनको, उनको और देखेंगे ही नहीं, उस दुःख को, उस दर्द को महसूस ही नहीं करेंगे, तो लिखेंगे भी कैसे? जी और करेंगे लिखेंगे जी। नहीं, तो सामने आएगा भी कैसे? और सामने नहीं आएगा, तो उसमें थोड़े बहुत सुधार की गुंजाइश भी कैसे होगी? आप 2012 से 18 तक हिंदी अकादमी दिल्ली की उपाध्यक्ष रहे। ये 3 साल का अनुभव कैसा था? अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, क्योंकि वहाँ जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कभी मेरी बात काटी नहीं। जो फैसले मैंने लिए, नए फैसले लिए, जो पुराने थे, उनके ज़रा ऊपर लिए। इसलिए लिए कि हमारे लेखकों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, उनके व्याख्यान का, उनके लिखने का। और जो जी इंद्रप्रस्थ भारती है, वो 3 महीने में बड़ी मुश्किल से निकलती थी वहाँ पर। उसको मंथली किया, मासिक किया। और फिर लोग गवाह हिंदी हैं इस पत्रिका बात के, अभी भी कहते हैं आप क्यों चली गई, आपने निकाली थी वो पत्रिका। ठीक है, मैं एक वहाँ पे एक डाल के आई थी लाइन, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। तो और एक जो पुरस्कार थे, उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। मैं ये मान के चलती हूँ, जी हमेशा मान के चलती हूँ। जिनने बहुत काम भी किया है और वो उपेक्षित भी रहे, ये तो कोई बात नहीं है। हम जी अपने जानने वालों को, अपने मित्रों को पुरस्कार दे दें, ये मैं इसके पक्ष में कभी नहीं हूँ और ना रहूँगी, ना कभी रही हूँ। तो उन लोगों को सम्मान और पुरस्कार मिले जो उसके हकदार थे। किसी ने उँगली नहीं उठा पाई 3 साल में मेरे ऊपर कि ये गलत हुआ, है ना? तो ये सब बातें थी और मुझे अच्छा लगा कि मैं 3 साल रही हूँ, तो जो भी कुछ किया है तो ठीक-ठाक हो गया, बहुत अच्छा हो गया। ये यूनिवर्सिटी के छात्रों को मैगज़ीन से जोड़ा, उन्होंने लिखा, रचनात्मक एक मुहिम चलाई हमने, उन्होंने लिखा, है ना? और उनमें से कितने लेखक निकले, हम ढूँढे तो सही। हाँ, एक और जो मैं कह रही हूँ, मैंने गाँव, कस्बे जो हर स्टेट से, गाँवों से, कस्बों से रचनाएँ आईं और वो इतनी अच्छी आई कि वो छापी हमने, है ना? ये नहीं कि हमने दिल्ली वालों जी से ले ली हो, ऐसा नहीं। तो और मैं खुद पढ़ती थी, तब छपते थे। मैं ये नहीं, मैं किसी को पढ़ने के लिए रखती नहीं थी वहाँ, खुद ही करती थी। जो क्या लोग जी तो हँसते थे कि आप जो हैं वाइस चेयरपर्सन है, उपाध्यक्ष है या क्लर्की करने आई हैं या क्या करने? हमने कहा जो भी है काम अच्छा हो, हम कुछ भी नहीं है, हम एक कर्मचारी करके यहाँ पे आए हैं। तो अपने जो कार्यकाल था उसमें पूरी कोशिश की मीनाक्षी,
बाकी तो अब जो सरकारी काम है। मैत्री जी, हम्म। हाँ तो है, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि पक्षपात नहीं होना चाहिए। जी। आजकल तो पूरा सब लोग घरों में बटे हुए हैं, कोई इस वाद के साथ है, कोई उस वाद के साथ है। तो आपको क्या लगता है कि लेखक का निष्पक्ष या किसी पक्ष के साथ होना कितना जरूरी है? पक्ष और विपक्ष वो करते हैं और वही बांटते हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वो ही दल बनाते भी हैं, वो भी, और वो ही दल में मिल जाते भी हैं। क्यों? लेखक तो अकेला चलता है। ये तो लेखक के लिए एक पहली शर्त है कि वो अकेला चलता है, ना वो किसी के जैसा लिखता है, ना वो किसी के जैसा होता है, ना किसी को ऐसे फॉलो करता है। तो अब ये दल जो हैं यही तो क्या कहते हैं, साहित्य को बढ़ने नहीं देते आगे। यही नहीं, उसी में लगे रहते हैं। आदमी को या लेखक और लेखिकाओं को क्या चाहिए? प्रचार चाहिए, पुरस्कार चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं। हाँ, इसके आगे क्या कुछ नहीं चाहिए। तुम किस लिए आए हो यहाँ पे? हाँ, दुख दर्द तो कहीं से भी बटोर लाएंगे, उसको लिख दिया, चलो ठीक है भाई, हैं? लेकिन पुरस्कार और ये प्रचार की क्या जरूरत है? किताब अपने पैरों चलती है। फिर मैं कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, किताब जो है अपने पाँवों चलती है। आपके चलाए नहीं चलेगी, आपके दोस्तों के चलाए नहीं चलेगी। अगर उसमें दम होगा तो वो कितने ही उसको नष्ट करो, मरेगी नहीं किताब। तो किताब की ये खासियत होती है, विश्वास तो करिए। आपको आत्मविश्वास नहीं है, इसलिए आप 10 दोस्तों को पटाते हैं, इस पे लिख दो, उस पे लिख दो, हैं? दुश्मनियां होती हैं कि हम इसको धराशायी कर देंगे, इसकी खाट खड़ी कर देंगे। ये सब क्या है? ये सब क्या है? जो मैंने अपने जीवन में किया, जिसको जो लिखना है लिख दे, मैंने कभी नहीं कहा। मैं बड़ी बात नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने किसी बड़े से बड़े आलोचक से कभी नहीं कहा कि मेरी किताब पे लिख दो। तो क्या हम जीवित नहीं है यहाँ साहित्य में? अगर जीवित न होते तो आप क्यों बुलाते हमें? तो ये है, क्योंकि मैंने नहीं कुछ कहा, पाठकों से किताबों ने कहा जो भी कहा। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बदलाव धीरे ही सही पर बदलाव हो रहा है, और बदलाव की जरूरी है कि महिलाएं पढ़ें, स्त्रियां पढ़ें। हम शहरों की स्त्रियों के पास इस साहित्य की पहुंच फिर भी आसान है, लेकिन ग्रामीण स्त्रियों तक ये साहित्य, किताबें अभी भी उस तरह से नहीं पहुंच पाई हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम ये पाठक वर्ग कैसे पैदा करें? हम ये किताबें, ये साहित्य, ये न्याय और संघर्ष की कहानियां उन महिलाओं तक, उन पाठकों तक कैसे पहुंचाएं? देखो मीनाक्षी, मैं एक बात कहा करती हूँ, जो मैं एक बात उसी से जोड़ लो जो मैं अभी कह रही थी ना, किताब अपने पाँव चलती है, इससे ही जोड़ के बताती हूँ। पाँव चलती है जी। हाँ, अपने पाँव। तो इससे ही बताती हूँ कि किताब उससे नहीं चलती कि तू मेरे ऊपर लिख दे कि मैं तेरे ऊपर लिख दूं कि बड़ी अच्छी है, पीठ थपथपा, कुछ नहीं, कोई असर नहीं। आप आपस में, एक छोटा सा ग्रुप होता है या बड़ा सा ग्रुप, उसमें फैला लीजिए ये बात। क्या होता है कि जैसे डॉक्टर होता है ना, मैं तो डॉक्टर परिवार से आती हूँ, वही मिसाल देती हूँ। डॉक्टर होता है ना, तो वो जो वो मरीज का इलाज करता है और मरीज अच्छा हो जाता है, उसे कुछ लाभ होता है, तो वो दूसरे मरीज से कहता है कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, उनको दिखा के आओ। तो ये माउथ टू माउथ जो ये होता है प्रचार, हाँ, पब्लिसिटी होती है, यही किताब की होती है कि देखो हमने वो किताब पढ़ी है, अच्छी है, तुम पढ़ो, हैं? चलो मुझसे ही ले जाओ किताब, लेकिन पढ़ो, हैं? वो कहेगा मैं भी, कहाँ से मिलेगी, पढ़ेंगे। तो ये ऐसे ही किताब अपना रास्ता बनाती है, जो उसमें ऐसा कुछ होता है तो बनाती है, नहीं तो नहीं बनाती। एक और बात कहूंगी मीनाक्षी, अगर इसी पे चली है, मैं यहाँ साहित्य में हूँ, ऐसे उपन्यास आए हैं, पाठक की तो समझ में क्या आएंगे, हमारी में ही नहीं आ रहे। तो मैंने राजेंद्र यादव से कहा था, पढ़ रही थी मैं एक उपन्यास, तो उन्होंने कहा क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं पढ़ रही हूँ वो उपन्यास, नाम नहीं लूंगी यहाँ, तो लेकिन राजेंद्र जी मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो वो बोले कि अरे यार क्या है, समझ में तो हमारी भी नहीं आया, तो हम क्या कह रहे हैं किसी से? तुम मूर्ख हो, तुम क्यों कहती हो कि मेरी समझ में नहीं आया?
चुप रहो। तो ये बात है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी कहते नहीं है, चाहे उनकी समझ में आए चाहे ना आए, चाहे हम दुनिया भर के उसमें तूफान खड़े करें या हम उसमें भाषा का एक आडंबर खड़ा कर दें। पाठक बनते हैं एक सादा भाषा से जो सबके पास पहुंचे, लेकिन तुम्हारे कहने में कुछ वजन होना चाहिए, कुछ असरदार होना चाहिए कि उसकी जिंदगी को तो प्रभावित करे, उसे लगे हाँ यही तो मैं हूँ। जी जी जी। तो पाठक जो पढ़ता है वो अपने आप को पहचाने, वही दूसरे को देगा, आप नहीं देंगे। आपके देने से पढ़ेगा कि या नहीं पढ़ेगा, एक पढ़ लेगा फिर क्या होगा। मैत्रेयी जी, आपकी इस सृजन यात्रा के, चाहे छोटी ही रही, इस सृजन यात्रा के कोई ऐसे 2 टर्निंग पॉइंट जिन्होंने आपके लिखने को या जिन्होंने आपके जीवन को बहुत प्रभावित किया, कोई 2 ऐसे टर्निंग पॉइंट जो आप हमें बताना चाहेंगे? एक तो वही था जो मैं 25 साल से कुछ नहीं सोचा भी नहीं था और मैंने कहानी लिख दी और वो छप गई साप्ताहिक संस्थान में। उसके बाद मेरा जो टर्निंग पॉइंट था वो साहित्य की ओर बढ़ गया। दूसरा, मुझे इस यात्रा में राजेंद्र यादव मिले, एक जो संपादक थे हंस के, और वो संपादक से ज्यादा मुझे संपादकी से उनकी कुछ नहीं करना था। मेरी कहानी छापे ना छापे कोई मुझे वो नहीं था। उन्होंने 5 कहानियां लौटाई भी थी मेरी। तो लेकिन उनके पास एक जो शिक्षण था, लेखन के लिए शिक्षण था, वो बहुत बहुमूल्य था वो, जो मैंने उसको अपने लेखनी पे उतारा। तो मैं कहा करती थी कि राजेंद्र जी और लोग भी तो आपके पास आए हैं, तो आप कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल दूसरी तरह से लिखती हो। तो कहते हैं हाँ, एक तो तुम गांव की स्त्री लाई हो। उन्होंने फिर लिखा, प्रेमचंद और रेणु गांव की स्त्रियां लाए, लेकिन मैत्रेयी स्त्रियों का गांव ले आई। उन्होंने ये लिखा था। एक तो ये है, और उन्होंने कहा तुम विद्यार्थी की तरह मेहनत करती हो, तो इसलिए भी। तो वो जो मुझे राजेंद्र यादव मिले, मैं लिखती थी, वो बराबर पढ़ते थे, पढ़ने का मादा भी तो किसी में चाहिए। हाँ, तो वो भी मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। हाँ, कि मैं इतने उपन्यास लिख पाई। उनका हर वक्त ये उद्बोधन, अरे लिखो लिखो, अब क्या लिख रही हो, अब क्या लिख रही हो, अब क्या। तो इस तरह का कोई लोगों को क्या मतलब जो कोई कुछ कहे इस तरह। मैत्रेयी जी, चलते चलते आपसे 2 छोटे छोटे सवाल। यदि हम मैत्रेयी पुष्पा को एक निर्जन द्वीप पर जाने के लिए कहें और उनको अनुमति है कि वो अपने साथ सिर्फ कोई 2 किताबें ले जा सकती हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप वो कौन सी 2 किताबें उस निर्जन द्वीप पर अपने साथ ले जाना चाहेंगे? पूछ रही हो तो फिलहाल बताती हूँ कि हिंदी की नहीं है कोई, है अंग्रेजी की भी नहीं है कोई। एक तो है बंगला लेखिका मैत्रेयी देवी की नाहन्यते, एक है आत्मकथात्मक उपन्यास है। दूसरा है मराठी के लेखक हैं आनंद यादव, उनकी है नटरंग। मैं ये 2 किताबें लेके जाना चाहूंगी। अगर तीसरी की भी इजाजत दोगी तो एक किशोरी की डायरी जो एना फ्रैंक की है वो ले जाऊंगी। हिंदी की लेखिका ने 3 किताबें चुनी और तीनों ही हिंदी की नहीं थी, ये भी अपने आप में एक रोचक बात है। इन 3 किताबों के साथ आपको चाय और या कॉफी में से एक चीज ले जाने की अनुमति है, तो चाय या कॉफी में से क्या आप अपने साथ लेकर जाएंगे? मैं कॉफी पीती नहीं, चाय पी लेती हूँ। हाँ, कॉफी नहीं पीती मैं। हाँ। चाय, लिखने और पढ़ने वाले ज्यादातर चाय के ही शौकीन होते हैं, तो चाय ही सही। मैत्रेयी पुष्पा जी, हमारे लिए WTV इंडिया चैनल के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बातचीत के बहाने हमने आज सिर्फ एक लेखिका को ही नहीं, बल्कि इस लेखिका के परे छिपी मैत्रेयी पुष्पा को भी जानने की कोशिश की। आप आई, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ। नमस्कार। वो जो है संयम अपने अंदर पैदा किया है, मुझे सुना, अच्छी बात है, हमारे बीच तो अच्छी बात हुई। तो दोस्तों, ये थी हिंदी की जानी मानी साहित्यकार मैत्रेयी पुष्पा। अपने इस कार्यक्रम में हम आगे भी आपको ऐसे ही साहित्यकारों से, लेखकों और कवियों से मिलवाते रहेंगे।
ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट लिखकर हमें जरूर बताइए। और यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्द ही इसी कार्यक्रम में साहित्य के रंग मीनाक्षी के साथ।